हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर। दोस्तों, ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से 2 ऑफिशियल डिस्क्लोज़र आज देखने को मिले हैं दोस्तों। अब 2 ऑफिशियल डिस्क्लोज़र के अंदर दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है और इस अपडेट के बाद दोस्तों कहीं न कहीं ये कन्फर्म हो जाता है कि अभी के टाइम एनएससी की तरफ से अगर फाइनल डिस्क्लोज़र आ जाता है तो कंपनी रिलिस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो क्या खबर है दोस्तों, वो चीज़ें कवर करने वाले हैं, कब तक कंपनी की रिलिस्टिंग पर डेटा जो है संभव हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल डेट आप चेक कर सकते हैं, जो 4 मार्च का रहेगा, पर कंपनी के हिसाब से दोस्तों ये डेटा आज का ही नज़र आया है। यहाँ पे देख सकते हैं 7 मार्च को ये दोस्तों ये डेटा कंपनी की तरफ से रिलीज़ किया गया था। पर यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने जो ईमेल के रेफ़रेंस के माध्यम से एनएससी को ये चीज़ें मेंशन की है, ख़ासकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अभी एनएससी को ये चीज़ें जो रिप्लाई की गई है, जो कंपनी से दोस्तों जो क्लैरिफ़िकेशन माँगा गया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल कंपनी ने जो बताया कि तकनीकी कारणों से देरी हुई थी और प्रतिक्रिया 20 नवंबर 2024 को दोनों एक्सचेंजों को निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई। हालांकि इसे बोर्ड मीटिंग के परिणाम शीर्षक के तहत दायर किया गया था, फिर हमने इसे ठीक किया, यानी तो मिस टाइपिंग की वजह से, यानी कि कंपनी ने कहना चाहती है कि बोर्ड मीटिंग के परिणाम के माध्यम से कंपनी ने इसे सबमिट किया था, पर इसके बाद जो इसका जो टॉपिक था, वो शीर्षक था, वो बोर्ड मीटिंग के परिणाम था। पर यहाँ पे उसके बाद कंपनी ने ठीक किया, वित्तीय परिणाम अपडेट के नाम से शीर्षक के तहत दायर किया था। ये चीज़ें कंपनी ने क्लैरिफ़िकेशन के तहत दी है। उसके बाद सेकेंडरी जो अपडेट यहाँ पे कंपनी ने जो रिलीज़ की है, तो उस पर कन्फर्मेशन ये देखने को मिल रहा है कि परिणाम 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए थे, न कि वार्षिक परिणाम के लिए। इसलिए हमने सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित परिणाम प्रस्तुत किए हैं। वार्षिक परिणाम रिपोर्ट 10 जनवरी 2025 को प्रस्तुत की गई थी। यानी कि कंपनी की तरफ से ये फाइनल क्लैरिफिकेशन देखने को मिल रहा है कि जो हमने फॉर्मेट था, वो सही चूज़ किया था। बस जो उसका शीर्षक था, जो टॉपिक था, वो हमने बस इतना सा दायर कर दिया था कि फाइनेंशियल रिजल्ट अपडेट के नाम से हमने ये टाइप कर दिया था। पर उसके बाद दोस्तों जो ट्विस्ट टाइपिंग हुई थी, उसको वापस से कंपनी ने रिसबमिटेड किया था और उस चीज़ को क्लैरिफिकेशन के तौर पर जारी किया था। तो ये क्लैरिफिकेशन देखने को मिला था। उसके बाद क्लैरिफिकेशन में दोस्तों अभी कंपनी की कुछ कंपटीशन जो कमिटी है, उनको अभी के टाइम जो है प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह पर कुछ अपडेट आई है, तो वो भी कवर कर लेते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी सूचीबद्धता दायित्व प्रकटीकरण के अध्ययन लागू प्रावधानों के अनुसार हम आपको ब्राइटकॉम ग्रुप के निदेशक मंडल की समिति की अद्यतन संरचना के बारे में नीचे बताने की कोशिश करने वाली है, सूचित कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 के तहत दोस्तों चेयरपर्सन जो रहने वाला है मिस्टर पीवी बाराव, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने वाले हैं। मेंबर्स ऑफ मिस्टर रघुनाथ अलाम सेठी, तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहने वाले हैं। और उसके बाद मिस्टर प्लेवो गणेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने वाले हैं। नॉमिनेशन एंड रिक्रूटेशन कमेटी सेक्शन 178 के तहत दोस्तों यह चेयरपर्सन जो रहने वाले मिस्टर प्लेवो गणेशम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने वाले। उसके बाद पीवी पराव रहने वाले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो नॉमिनेशन कमेटी के तहत रहेंगे। उसी के साथ दीपिका दलिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने वाली है नॉमिनेशन कमेटी के अंदर। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, इसके अंदर चेयरपर्सन जो रहने वाले मिस्टर पीवी सुब्बाराव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तहत। और साथ ही साथ मेंबर्स जो रघुनाथ अलाम सेठी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे। और मेंबर्स ऑफ मिस्टर दीपिका दलिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने वाली है, जो दोस्तों स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की रहेगी। उसी के साथ कॉर्पोरेट सोसाइटी सॉरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी की अगर बात की जाए, तो इसमें प्लेवो गणेशन रहने वाले हैं, जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने वाले हैं चेयरपर्सन के तौर पर। रिस्क मैनेजमेंट में दोस्तों जो टॉप यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट में चेयरपर्सन पीवी सुब्बाराव रहने वाले हैं। तो ये कंपनी के वारंट एंड स्टेक के अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट में जो रहने वाला है, वो चेयरपर्सन दोस्तों फिर से पीवी सुब्बाराव को रखा गया है। मेंबर रघुनाथ अलॉट सेठी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर। तो ये चीजें अभी के टाइम कंपनी की तरफ से जो अपडेट आई है। इसमें महत्वपूर्ण खबर ये होती है कि अब कंपनी ने जो रिप्लाई जो खासकर एनएससी को दिया है, इसका रिप्लाई दोस्तों कहीं न कहीं अगर एनएससी अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि कंपनी की तरफ से जो गलती हुई थी, वो अब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, कंपनी ने वो गलती ठीक कर ली है। तो दोस्तों कंपनी के लिए वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं था, कंपनी की रेटिंग हो जाएगी, क्योंकि अभी कंपनी ने 2 जो ऑफिशियल डिस्क्लोज़र थे, वो इसी के माध्यम से यहाँ पे क्लैरिफ़िकेशन के तौर पर यहाँ पे जारी किए थे। क्योंकि यहाँ पे लगातार कंपनी के ऊपर जो टाइम पास का जो कार्य था, वो एनएससी और से दोनों करती हुई नज़र आ रही थी। उसके बाद सेबी भी सेबी भी इस खबर के ऊपर दोस्तों कोई भी जो जानकारी थी, वो शेयर नहीं कर रही थी। पर एनएससी ने फिर से इस पर ये बताया कि क्लैरिफ़िकेशन की हमें नीड है, तो एक बार फिर से यहाँ पे सेबी के फॉर्मेट से अपने रिजल्ट्स के बारे में डिस्क्लोज़ कीजिए। तो कंपनी ने अभी के टाइम डबल डिस्क्लोज़र के माध्यम से ये चीज़ें मेंशन कर दी है। साथ ही साथ अभी के टाइम कंपनी की लगातार लंबे वक़्त से जो ट्रेडिंग थी, वो क्लोज़ है और अभी के टाइम
कंपनी का दोस्तों बेसिक जो डेटाबेस रहता है, तो वो काफ़ी शानदार अभी के टाइम देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जब कंपनी का एक अच्छा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज़मुक्त देखने को मिल रही है, टोटली कर्ज़मुक्त है, कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी शानदार है, स्टॉक्स भी अभी के टाइम डाउन है। तो कहीं न कहीं इस सेगमेंट में, इस लेवल की जो कंपनियाँ हैं, इस टाइप की, उसमें कंपनियों का दोस्तों स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा होता है, पर यहाँ पे थोड़ा-सा कम है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि लगातार लंबे वक़्त से गिरावट होना, और उसके बाद ये देखने को मिला था कि मार्केट में रिकवरी हो ही नहीं थी। तो इसी वजह से कंपनी की जो गिरावट थी वो देखने को मिल रही थी। फिलहाल बता दूँ, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, या खुद की रिसर्च भी ज़रूर से कर लें। उसी के साथ-साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि कहीं न कहीं कंपनी की जो रिजल्ट्स हैं, Q4 की रिजल्ट के पहले-पहले अगर ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हो जाती है, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए भी शानदार खुशखबरी रह सकती है। और साथ ही साथ कंपनी की जो रिलीज़िंग प्राइस है, वो क्या रह सकती है? सबसे महत्वपूर्ण प्राइस वो रहने वाली है कि कंपनी किस प्राइस पे वापस रिलिस्ट होती है, और मार्केट के किस सेगमेंट तक, ये मार्केट में जब गिरावट चल रहा हो, उस ट्रेंड में अगर रिलिस्टिंग होती है, या पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर जो रिलिस्टिंग होती है, वो सब चीज़ें मायने रखने वाली चीज़ें रहेगी। क्योंकि यहाँ पे लंबे वक़्त से जो टाइम पास का जो सिलसिला था, वो मेरे ख़्याल से अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ सकता है, और आज या कल में कंपनी की वीकली रिपोर्ट भी आ सकती है। वीकली रिपोर्ट तभी आएगी जब एनएससी की तरफ से फाइनल अपडेट आ जाएगी, एक टाइमलाइन जो एक्सेप्ट इस चीज़ को कर लिया जाएगा, क्योंकि एनएससी जैसे इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट सॉरी इस अपडेट को एक्सेप्ट करती है कि हाँ, जो मिसलीडिंग थी, मिसटाइपिंग थी, वो हम एक्सेप्ट करते हैं कि आपने वो चीज़ें क्लैरिफिकेशन के तौर पर हमें रिप्लाई कर दी थी। तो वो चीज़ें अगर एक्सेप्ट कर लेती है, तो कंपनी को दोस्तों अब ज़्यादा जो परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा, और कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि बाकी अगर कंपनी की चीज़ों को अगर कवर करते हैं, तो उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें भी आप लोग को देखने को मिलेगी। जैसा कि कंपनी के अंदर अपॉर्च्युनिटी ये देखने को मिल रही है कि इस कंपनी की स्टॉक्स भी काफ़ी कमज़ोर है, और यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी देखने को मिल रही है कि कंपनी की स्टॉक्स भी 10 से कम जो है, तो यहाँ पे एक अच्छा मौका बन सकता है। पर यहाँ पे जो नेगेटिव जो वीकनेस है कि एफआई की जो होल्डिंग थी, लगातार लास्ट रिजल्ट के अंदर घटी थी, जो सभी कंपनियों में घटी थी, पर्टिकुलर कोई दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप में ही नहीं घटी थी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल जो एफआई का जो डेटा था, वो एक सीधे-सीधे कम हुआ था, जो लास्ट रिजल्ट के अंदर Q3 के अंदर ये हुआ था। क्योंकि यहाँ पे लंबे वक़्त से अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा कि पौने 16% मार्च 2023 के रिज़ल्ट के अंदर कि मार्च 2023 के Q3 के अंदर ये डेटा हमें देखने को मिला था। उसके बाद कंटिन्यूअसली यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे थोड़ी-सी बढ़ोतरी देखने को मिली, फिर यहाँ पे गिरावट हुई, यहाँ पे गिरावट हुई, और यहाँ पे कंटिन्यूअसली गिरावट हुई। ओवरऑल अगर सालाना बेस पे अगर बात की जाए, तो कंपनी का मार्च 2024 के मुताबिक जो एफआई का इन्वेस्टमेंट था, वो लगभग पौने 11% था। मार्च 2023 के मुताबिक ये लगभग 16% था। जो मार्च सॉरी दिसंबर 2024 के मुताबिक ये घटकर दोस्तों 8.1% हो चुका है, तो थोड़ा-सा यहाँ पे रिस्क बना है। बाकी ओवरऑल मार्केट में दोस्तों गिरावट की वजह से एफआई वाले भागते हुए नज़र आए थे, पर अब मार्केट का जो रिवर्सल है वो चेंज हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अभी के टाइम मार्केट में कहीं न कहीं एफआई वालों की एक अच्छी एंट्री भी हो चुकी है। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, या खुद की रिसर्च भी ज़रूर से कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।